नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यापुरम पर। हमने जो ज्योग्राफी की सीरीज चालू की थी उस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और मैंने उसमें पहले बताया था आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, तारे कैसे निर्मित होते हैं, तारे का जीवन काल क्या होता है, कौन सा तारा कब ब्लैक होल बनता है, कौन सा तारा कब ब्लैक होल नहीं बनता है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो हम आज बात करेंगे सौर मंडल के बारे में और सूर्य के बारे में तथा इसकी सौर परिवार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सौर परिवार या सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य तथा उसके जो ग्रह इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। सपोज दैट ये सूर्य है और इसके जितने ग्रह इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, कोई आकाशीय पिंड हो, अगर सूर्य की परिक्रमा करता है तो इस पूरे परिवार को, समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ये आपने छोटे से ही पढ़ रखा है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और लगभग 181 उपग्रह हैं। लगभग 181 उपग्रह हैं और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो 8 ग्रह हैं और 181 उपग्रह हैं। यानी जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कितने हैं? 181 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है और उसके बारे में, उसके बाद हम एक एक करके ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। ये आप लोगों ने छोटे से पढ़ा है कि सूर्य स्थिर है। ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी कण स्थिर नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर कोई कण अगर ब्रह्मांड में स्थिर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, किसी दूसरे ग्रह से टकरा जाएगा, किसी दूसरे पिंड से टकरा जाएगा, किसी तारे से टकरा जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड में हर एक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, आकाशगंगाएं हो, कुछ भी हो। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है जो क्या कर रहा है? हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया मैंने तारे में भी बताया था। और सूर्य की ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें होता क्या है? इसमें जैसे आपको पता है, अगर ये कहा जाए सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में सूर्य पर कौन सी गैस है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या है? यानी ये तो पॉइंटों में है, सबसे अधिक मात्रा में क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो होता क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं और एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो ये होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य एक तारा है जो ब्रह्मांड की, जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। जब एक वर्ष पूरी कर लेता है परिक्रमा, यानी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो उसे हम एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। उसके बाद आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? ये सपोज दैट सूर्य है ये। तो सूर्य की जो अंदर का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के बाहर तापमान है, सूर्य के बाहर का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सूर्य का बाह्य सतह है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। और होता क्या है, यानी ये एक ऐसे कह सकते हैं सूर्य का ये जो बाह्य
जो बाहर वाली परत है जो हमें आंखों से दिखाई देती है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें एक अंदर वाली परत दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं कोरोना। वैसे भी कोरोना नाम बहुत चर्चा में है, कोरोना पेंडेमिक को लेके। तो कोरोना क्या है, जब सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है उसे कहते हैं कोरोना। अब होता क्या है, हकीकत में एक चीज और दिखाई देती है हमें, जब सूर्य में क्या होता है, कभी कभार लपटें निकलती हैं, सौर ज्वालाएं जिसे कहते हैं हम। क्या होता है, सूर्य से लपटें निकलती हैं और वो सूर्य की लपटें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण बल को भेद कर बाहर निकल जाती हैं। और जब वो निकलती हैं तो जहां से निकलती हैं वहां एक काला धब्बा छोड़ जाती हैं। जैसे सपोज दैट यहां से निकली जो सौर ज्वालाएं और सौर तूफान थे, सपोज दैट अगर यहां से निकले तो जब यहां से सौर तूफान निकला तो यहां पर एक काला धब्बा छोड़ जाएगा। मैंने मान लीजिए एक सूर्य ज्वाला निकली है, तो जहां से निकली उसे हम कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं, सौर कलंक। और इस सौर कलंक का तापमान लगभग इतना कम हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है इस सौर कलंक का तापमान। तो हमें ये याद रखना है सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक होता है जब कभी जहां से सौर ज्वालाएं और सौर तूफान निकलकर बाहर चलते हैं तो वहां पर एक काला धब्बा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। और एक सौर कलंक बनने और बिगड़ने में जो समय लगता है वो होता है 11 वर्ष। यानी एक सौर कलंक जब बनता और बिगड़ता है उसमें कितना समय लगता है, 11 वर्ष। अब आपको एक और अपडेटेड चीज देते हैं हम कि इसी सौर कलंक को लेके भारत या इसरो एक अपना सैटेलाइट भेज रहा है, यानी उपग्रह भेज रहा है, आदित्य L1, यानी अपना एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मानना है अगर 5 अगले एग्जाम होते हैं तो 5 अगले एग्जाम्स में 4 में पूछा जाएगा। इट्स 100%, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आदित्य, सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, अब आदित्य L1 मिशन है क्या। आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला मिशन है जो सूर्य से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला मिशन है जो सूर्य से संबंधित है। ये क्या करेगा, ये सौर कलंक के बारे में चर्चा करेगा, सौर ज्वालाओं के बारे में चर्चा करेगा, सौर तूफान होते हैं उसके बारे में देखेगा और हमें विश्लेषण करेगा, नोट चर्चा करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और उसका डाटा हमारे इसरो तक पहुंचाएगा। तो आपको पता है ये नाम क्या है, आदित्य। आप जानते हैं आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, तो याद रखेंगे जो आदित्य मिशन है वो किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। और ये सूर्य की परिक्रमा करेगा। जो आदित्य हमारी जो सैटेलाइट होगी वो सूर्य की परिक्रमा करेगी। और L1 कुछ मतलब नहीं है, L1 का मतलब होता है एक, आप लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट होता है जो सूर्य और पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी या किसी ग्रह के मध्य ऐसा पॉइंट होता है जहां से गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोनों की कम से कम लगे, यानी कि न तो वो सूर्य के ज्यादा आकर्षण हो और ना ही पृथ्वी का ज्यादा आकर्षण हो, उसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। तो हमें यह याद रखना है कि आदित्य L1 मिशन है क्या, ये सूर्य से संबंधित है। ये किसका है, नाम से मालूम पड़ रहा है इसरो का होगा। बस महत्वपूर्ण ये है कि ये इसरो का एक मिशन है जो सूर्य से संबंधित है और ये सौर कलंक के बारे में विश्लेषण करेगा, सौर तूफान के बारे में विश्लेषण करेगा और सूर्य के बारे में विश्लेषण करेगा और उसका डाटा हमारे इसरो तक पहुंचाएगा। हालांकि ये वैसे जनवरी फरवरी या उसमें 2020 के शुरुआत में ये लॉन्च हो जाता, लेकिन कोरोना महामारी को लेके ये अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। हो सकता है नवंबर दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बतानी है, जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं, जब ये सौर ज्वालाएं निकलती हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। अब ये ब्रह्मांड में घूमते घूमते अगर सपोज दैट ब्रह्मांड में घूमते घूमते ये क्या हुआ, पृथ्वी के पास आ गई, यानी पृथ्वी के पास आ गई और पृथ्वी के पास से गुजरी और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी ये ज्वालाएं। जब ये ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो क्या होता है, जब ये ज्वालाएं आई
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो एक चीज बनती है जियोटेल। वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, उसके बारे में ना ही हम चर्चा करेंगे, ना ही आप लोग समझ सकते हैं। तो बस ये याद रखना, जियोटेल एक होता है शब्द, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस हम आगे बात करते हैं। जब ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो होता क्या है, यहां पर उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर हमें रंगों की सुनहरी छटा दिखाई देती है, रंग बिरंगी छटा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने रंगोली बनाई हुई है बादलों में। तो वो किसके द्वारा होती है, इन्हीं सौर ज्वालाओं के कारण होती है। होता यह है, जब ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं तो वहां फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वहां बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, मतलब फूल जैसे खिल जाते हैं और हमें लगता है कि यहां रंगोली सी बनाई हुई है। वो फ्रिक्शन के कारण होता है और वो सब बिजली के कारण होता है। तो होता क्या है, जो उत्तरी ध्रुव पर होता है, एक उत्तरी ध्रुव पर होता है, जैसे सपोज दैट एक उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, उन्हें अरोरा कहते हैं। जो रंग बिरंगी छटाएं बिखर जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। ये आप लोग याद रखें, क्या कहते हैं, अरोरा। तो जो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरोरा किसके कारण, जो अरोरा की घटनाएं हो घटित होती हैं वो किसके कारण होती हैं, तो हम बता देंगे अरोरा की जो घटनाएं घटित होती हैं वो सौर ज्वालाओं के कारण होती हैं, सौर लपटों के कारण होती हैं या सौर तूफान के कारण होती हैं। जब सौर तूफान हमारे गुरुत्वाकर्षण में या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है तो यहाँ घर्षण होता है और यहाँ से कणों से टकराता है और उन कणों से क्या होता है, रंग बिरंगी बिजली सी कड़कने लगती है और हमें यह लगता है कि यहाँ रंगोली सी बनाई गई है। तो जो उत्तरी ध्रुव पर होता है वो दो नाम होते हैं, एक होता है अरोरा बोरियोलिस और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता है दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। वी नो दैट वेरी वेल कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो जब दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिया है तो हम याद रखेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां दिखाई देता है, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है सौर तूफान के कारण। और अरोरा बोरियोलिस कहां दिखाई देता है, अरोरा बोरियोलिस कहां दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है सौर तूफान के कारण या सौर ज्वाला के कारण। ठीक है, ये तो सूर्य के बारे में कुछ चीजें थी जो हमें लगा कि आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं, तो वो मैंने बता दी। सबसे पहले आपको याद रखना है सौर कलंक का कार्यकाल कितना होता है, एक जीवन काल क्या होता है, 11 वर्ष होता है। सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कोरोना होता है, कोरोना प्रकाश मंडल के जो नीचे वाली परत होती है, और जो प्रकाश मंडल होता है सूर्य की सबसे बाह्य परत होती है जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक तारा होता है जो हमारी आकाशगंगा में स्थित है और ये आकाशगंगा की जो परिक्रमा कर रहा है, जितने में एक परिक्रमा कर लेता है उसे एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें महत्वपूर्ण थी। और सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमें सूर्य से या तारे से संबंधित पता होनी चाहिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में। ये भी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, सकती क्या है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और चाहे आप किसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस का दे रहे हो, यूपीएसआई का दे रहे हो, यानी किसी का भी दे रहे हो, तो घुमा फिरा के काफी बार ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो डायरेक्टली ग्रहों से संबंधित हैं और तारों से संबंधित है। तो आगे चर्चा करते हैं हम ग्रहों के बारे में। हमने बताया हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और लगभग 181 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, उपग्रह हैं 181 उपग्रह हैं। और इसमें वो उपग्रह भी शामिल हैं जो अभी नए शनि के खोजे गए हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। हाँ, देखते हैं। तो ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं और 181 उपग्रह हैं। ये हमें याद रखना है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक का डेटा है कि वर्तमान तक 181 उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सूर्य, ये मान लीजिए सपोज दैट ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और सूर्य से आगे कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो आपको सबसे पहले क्रम याद रहना चाहिए कि पूछ लेता है सूर्य से सबसे पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है, तो बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें नंबर पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। तो आपको ये क्रम भी याद होना चाहिए, क्रम बहुत जरूरी है ये याद होना। जैसे एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है कि सूर्य से क्रम में पांचवा ग्रह कौन सा है, सूर्य से क्रम में छठवां ग्रह कौन सा है, सूर्य से क्रम में चौथा ग्रह कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए। उसके बाद काफी बार ये पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी किनके, बृहस्पति के और मंगल के मध्य स्थित है, बृहस्पति के और मंगल के मध्य स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बुध के बारे में। तो बुध क्या है? आकार तथा द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा ग्रह है। आकार के आधार पर भी छोटा है सबसे, और द्रव्यमान के आधार पर भी छोटा है। द्रव्यमान के आधार पर भी छोटा है और आकार के आधार पर भी सबसे छोटा है, ये आप लोग याद रखेंगे। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति आकार के आधार पर भी सबसे बड़ा है और द्रव्यमान के आधार पर भी सबसे बड़ा है। और एक बात और बता दें कि जो ये चार ग्रह हैं, इन चार ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और इन चार ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। इन चार को कहते हैं बाह्य ग्रह। और हकीकत बात तो यह है, ये जो चारों ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे हैं? गैसीय। ये पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि ठोस। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। जैसे अगर तीन ऑप्शन आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि, अरुण और दिया गया मंगल, और पूछा गया इनमें पार्थिव ग्रह कौन सा है, तो हमें टिक किस पर लगाना है? मंगल पर लगाना है कि कौन सा ग्रह पार्थिव है? मंगल है। अगर पूछा जाता है कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, इनमें कौन सा ग्रह पार्थिव नहीं है, तो कौन सा बताना है हमें? बृहस्पति ग्रह पार्थिव नहीं है। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार के आधार पर सबसे, द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ये हमें क्रम याद होना चाहिए। ये तो हमें हो गया आकार के और द्रव्यमान के आधार पर। अब देखते हैं एक और, घनत्व के आधार पर, यानी डेंसिटी के आधार पर। घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। यानी कि घनत्व सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। और घनत्व सबसे कम किस ग्रह का है? तो वो किसका है? शनि का। घनत्व सबसे कम किस ग्रह का है? शनि का। शनि का सबसे कम घनत्व है और पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। हमें यह भी याद रखना है। अब ग्रहों के टेम्परेचरों के बारे में, उनके उपग्रहों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह से आप लोग परिचित हैं। हमारा हमारा चांद या मून आप लोग अच्छे से जानते हैं। यानी पृथ्वी के, और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। होमोस और डिमोस। बृहस्पति के, अभी तक बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे। अभी तक बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे। अब सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। अब सर्वाधिक उपग्रह के अगर पूछ लेता है कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो वो किसके हैं? शनि के हैं। इससे पहले किसके थे? बृहस्पति के। एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, एक चीज आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। आपको यह बताना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं आप लोग आसानी से बता देंगे।
सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? आप लोगों को ढूंढने में शायद ये दिक्कत होती है, याद नहीं पड़ा होता, इसलिए मैंने बता दिया। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, कौन सा है? गैनीमेड है। और किसका है? बृहस्पति का है। उसके बाद एक आता है टाइटन, कि टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। यह भी आपको याद रखना है। देखो एक बात याद रखना, एक है टाइटन और एक है ट्राइटन, दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटन ही ट्राइटन है। टाइटन और ट्राइटन अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है कि सौर परिवार में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा उपग्रह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आशा करते हैं जितने लोग इसे देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर देंगे, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। और मैं बता दूं, मैंने इसे जितने यहां लिखा है आपको उसमें ही आंसर मिल जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, और आपको इतने में ही ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब तापमान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि तापमान वगैरह कहां किसका कैसा है। तो सर्वाधिक जो तापमान है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह, देखो अब आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग ये क्या बता रहे हैं, सूर्य से सर्वाधिक नजदीक तो बुध है, सूर्य से सर्वाधिक नजदीक तो बुध है, तो बुध गर्म होना चाहिए। सबसे बुध कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, शुक्र गर्म बता रहे हैं आप लोग। आप नहीं, तो बेटा शुक्र ही सबसे गर्म है। उसका रीजन यह है कि शुक्र पर 90 से 92% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आप लोग खुद सोचो, जब हमारे यहां ग्लोबल वार्मिंग होती है तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, और बहुत सारे पर्यावरणविद उसे कह रहे हैं कि मात्रा अगले दशक में इसे 1% बढ़ाएंगे, 2% बढ़ाएंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जब शुक्र पर 90 से 92% कार्बन डाइऑक्साइड है तो शुक्र कितना गर्म होगा। यहां प्रेशर कुकर की सिचुएशन उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है सर्वाधिक गर्म ग्रह। शुक्र के बारे में और कहा जाता है, शुक्र को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है, जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप लोग पता होगा। अब बुध के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो बुध की भी खासियत होगी। हाँ, बुध की भी बहुत खासियतें हैं। बुध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो दैनिक तापांतर होता है वो बहुत अधिक है। इसका दैनिक तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो आप लोग, दैनिक तापांतर बहुत अधिक है। तापांतर का मतलब क्या होता है, छोटे से हम समझा देते हैं आप लोगों को, इधर बता देते हैं कि तापांतर क्या होता है। जैसे सपोज दैट क्या होता है, हमारे यहां अभी सपोज दैट गर्मी है तो दिन का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है दिन का टेम्परेचर। लेकिन कभी कभार जो हमारी रातें होती हैं वो क्या सर्द होती हैं, अगर अधिक से अधिक सर्द हैं तो कितनी पहुंच जाएंगी, 30 डिग्री सेल्सियस, और अधिक सर्द है तो 25 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा गर्मी में रातें ठंडी नहीं होती हैं। तो जो ये अंतर है तापमान में, इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, दैनिक तापांतर कहेंगे। तो यहां कितना दिख रहा है, अगर ये है तो 10 डिग्री सेल्सियस, और अगर ये है तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक तापांतर किसका है, बुध का है। यानी कि सबसे दिन सबसे अधिक गर्म होते हैं और रातें ही सबसे अधिक ठंडी होती हैं। ये मतलब यहां क्या होता है, क्योंकि इसका वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी पर जो इसकी ऊष्मा आएगी सीधी चली आएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी रात में पूरी की पूरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत ठंडे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि जब दिन में तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो अधिक से अधिक रेत गर्म हो जाता है, और फिर जब रात होती है तो पूरी की पूरी भी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए क्या होता है, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, और लेकिन इतना नहीं होता, आप लोग इतना समझ ही सकते हैं। तो दिन अधिक गर्म होते हैं और रातें अधिक ठंडी होती हैं, जो ये रेगिस्तान की सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो अब बात हमने बताया कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक किसका होता है, दैनिक तापांतर बुध का होता है। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, अरुण है सबसे ठंडा ग्रह।
सबसे ठंडा ग्रह, और इसे हरा ग्रह, अब चूंकि ठंडा है तो इसलिए हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह। आप लोग सोचो ये दूर है, नहीं ये दूर है, लेकिन ये इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो इसलिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, एक चीज और रह गई इसमें, माफी चाहूंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बतानी चाहिए, हमें लगता है कि वो बहुत जरूरी है और वो भी बतानी चाहिए। देखिए, आपको हमने ये नहीं बताया कि जो सूर्य की परिक्रमा ये ग्रह कैसी करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा ज्यादातर ग्रह आपको पता है पश्चिम से पूर्व करते हैं। कहां से करते हैं? पश्चिम से पूर्व। यानी कि अगर पृथ्वी ले लो तो पृथ्वी, जैसे हमें लगता है कि सूर्य कहां से आ रहा है? पूर्व से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? पृथ्वी तो जा रही होगी पूर्व की तरफ, तभी तो लगता है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, सपोज दैट ए से बी की तरफ गए, हमें याद कैसे रखना है ये चीज? अगर भूल जाते हैं तो, अगर हम भूल जाते हैं तो हमें कैसे याद रखना है कि पृथ्वी किधर परिक्रमा कर रही है और ग्रह कैसे कर रहे हैं? तो हमें, जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम बस में बैठे हैं, ये बस है और इसमें हम बैठे हैं और हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि बी हम तो रुके हुए हैं और बी जो है वो एक ही तरफ भागा आ रहा है। बी किधर आ रहा है? एक ही तरफ भागा आ रहा है। तो यही सिचुएशन किसकी है? पृथ्वी की है। तो देखना, पश्चिम और मैंने पूर्व लिख दिया इधर। अब सूर्य किधर चलता है? सूर्य चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, और जबकि हकीकत क्या है? पृथ्वी चलती है। तो इसका मतलब हमें जो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी चल रही होगी, सूर्य क्या है? स्थिर है। सूर्य की स्थिर है तो किधर चल रही होगी? ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सारे ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। मात्र दो ग्रह ऐसे हैं, कौन सा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ये आपको याद रखना है। एक तो शुक्र है और क्या है? अरुण। शुक्र और अरुण, मात्र दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। किधर परिक्रमा करते हैं? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, और सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर हम शुक्र पर उस पर होंगे तो क्या लगे, शुक्र पर पहुंच जाएंगे तो हमें सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उगता दिखाई देगा। सूर्य कहां उगता दिखाई देगा? पश्चिम में उगता दिखाई देगा। हमें कहां उगता दिखाई देता है? पूर्व में उगता दिखाई देता है। यही कारण है कि वो उल्टी परिक्रमा करते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम करते हैं और बकाया सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ चीजें थी। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम आप लोगों के लिए और चीजें पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।